हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आरवी नोट्स परिवार में स्वागत है। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आवर्त सारणी। भाई ये जो आवर्त सारणी है ना, ये पूरी की पूरी केमिस्ट्री की जड़ है। क्या है? जड़ है। अगर आपको आवर्त सारणी याद है ना, तो समझो केमिस्ट्री आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आवर्त सारणी अगर आपको नहीं पता, तो समझो केमिस्ट्री आपकी अधूरी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो देखो, आवर्त सारणी की शुरुआत की बात करें हम, तो डोबेनियर नाम का एक वैज्ञानिक हुआ। क्या? डोबेनियर, जिसने एक नियम दिया था, त्रिक नियम। कौन सा नियम दिया था? त्रिक नियम दिया था, जिसे बोलते हैं डोबेनियर का त्रिक नियम। ये जो था वो जर्मन वैज्ञानिक था। ये जो था वो एक जर्मन वैज्ञानिक था। 1829 में डोबेनियर ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया था। ठीक है। कौन से क्रम में? एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि डोबेनियर ने तत्वों को किस क्रम में जमाया था, तो वो जमाया था परमाणु भार के क्रम में। इस पॉइंट को नोट करना। ठीक है। फिर ये त्रिक नियम क्या था? त्रिक नियम ये था कि पहला तत्व और तीसरा जो तत्व है ना, पहले तत्व और तीसरे तत्व का जो भार है, उनका औसत मतलब पहले तत्व का भार प्लस दूसरे तत्व का भार, दोनों को जोड़ दिया और 2 का भाग दे दिया, तो इनका जो औसत है वो दूसरे तत्व के भार के बराबर निकल के आएगा। ये था डोबेनियर का त्रिक नियम। क्या था? पहले तत्व का परमाणु भार दूसरे तत्व का परमाणु भार का औसत, पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा। ठीक है। जब इसने डोबेनियर ने अपना त्रिक नियम दिया था ना, उस समय 53 तत्वों की खोज हो चुकी थी। कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी? 53 तत्वों की खोज हो चुकी थी। ठीक है। अब देखो, ये जो त्रिक नियम है ना, एग्जाम में इनसे एक सीधा क्वेश्चन पूछता है। ध्यान रखना, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा इन त्रिक नियमों से। देखो क्या आएगा। पहला जो त्रिक बनाया था ना डोबेनियर ने, वो था ये। क्या था? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का था। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का था। ठीक है। लिथियम को Li से लिखते हैं, सोडियम को जो Na से लिखते हैं और पोटेशियम को K से लिखते हैं। ये इनके प्रतीक चिन्ह हो गए। और लिथियम का जो भार है वो 7 है, सोडियम का जो भार है वो 28 है और पोटेशियम का जो भार है वो है 39। ठीक है। तो त्रिक नियम क्या था? पहले और तीसरे का जो भार का योग, पहले और तीसरे का भार का योग, उसका औसत दोनों का भाग दे, कितना निकल के आया? 23। ये किसके बराबर है? ये बीच वाले के यानी दूसरे के बराबर है। ठीक है। तो त्रिक नियम इसमें फॉलो हो रहा है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पहले वाले को दे देगा लिथियम और पोटेशियम जो है, इसका त्रिक नियम में बीच में कौन सा तत्व आएगा? तो सोडियम। इनमें से कोई सा भी वो दे के कोई सा भी पूछ सकता है। तो आपको पहला जो त्रिक है ना याद रखना है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है। बाकी इसके 3 और हैं, इनको भी याद रखना। दूसरा जो है वो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये दूसरा ट्रिक बनाया था। तीसरा जो ट्रिक बनाया था वो था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का। और तीसरा जो ट्रिक जो बनाया था वो था सल्फर, सेलोनियम, टेलोनियम का। ठीक है। सल्फर, सेलोनियम और टेलोनियम का। तो ये जो 4 ट्रिक बनाए थे डोबेनियर ने, इनको याद रखना, एग्ज़ाम में पूछता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो ये जो पहला वाला और दूसरा वाला है, जो सीधा एग्ज़ाम में पूछता है। बाकी चारों याद होने चाहिए। जब डोबेनियर ने अपना त्रिक नियम दिया, उसके बाद में आए न्यूलैंड भाई साहब। तो न्यूलैंड ने क्या कहा? न्यूलैंड ने अपना नियम दिया जिसको बोलते हैं अष्टक नियम। क्या नियम दिया? अष्टक नियम। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने भी तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम में, डोबेनियर था उसने भी परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया और न्यूलैंड ने भी परमाणु भार के क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में क्या किया? व्यवस्थित किया। फिर क्या पाया इन्होंने कि प्रत्येक 8वां तत्व अपने पहले तत्व के समान गुण दर्शाता है। प्रत्येक 8वां तत्व अपने पहले तत्व के समान गुण दर्शाता है। जैसे संगीत के प्रत्येक
आठवां स्वर पहले स्वर के समान होता है, जैसे सा रे गा मा प ध नि सा, तो वापस सा आ गया तो वो आठवां तत्व वापस रिपीट हो गया, तो आठवां और पहला समान गुण दर्शाता है। उसी प्रकार ये जो तत्व इन्होंने व्यवस्थित करे थे उसमें भी पहला तत्व और आठवां तत्व का गुण क्या मिला, समान मिला। इसको ही क्या बोलते हैं, डोबेनियर का अष्टक नियम बोलते हैं। क्वेश्चन पूछता है अष्टक नियम किसने दिया, डोबेनियर ने दिया था। ठीक है, अब डोबेनियर का जो अष्टक नियम था जब इन्होंने ज्ञात करा था तो उस समय लगभग 56 तत्वों की क्या हो गई थी, खोज हो गई थी। ठीक है, इनके आधार पर इन्होंने दिया था। और दूसरी बात कि डोबेनियर ने जो नियम दिया था उसमें मतलब जो टेबल बनाई थी इन्होंने, उस टेबल में पहला जो तत्व था वो था हाइड्रोजन। पहला तत्व कौन सा था, हाइड्रोजन। और अंतिम जो तत्व था वो था थोरियम, TH थोरियम। ठीक है, अंतिम तत्व निकल के आया थोरियम, जो कितना था, 56 नंबर पे था। पहला तत्व हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व था थोरियम, 56 नंबर के। एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि डोबेनियर के अष्टक नियम जो दिया था अपनी टेबल में, उनका अंतिम तत्व कौन सा था, तो अंतिम तत्व था थोरियम, पहला तत्व था हाइड्रोजन। ठीक है, आगे देखो इनके जो त्रिक नियम थे ना वो ये 3 है, इनको याद रखना, पहला दूसरा और तीसरा। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन, दूसरा लिथियम सोडियम पोटेशियम और बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम। ठीक है, इनको याद रखना। ये 3 नियम थे किसके, ये 3 नियम दिए थे, इसने दिए थे न्यूलैंड ने। ठीक है, अब देखो आगे न्यूलैंड ने क्या कहा। और न्यूलैंड का अष्टम नियम है ना वो हल्के तत्वों के लिए ही लागू होता है, और हल्के तत्वों में भी कहाँ तक, कैल्शियम तक लागू होता है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछता है डोबेनियर का जो अष्टक नियम है वो कहाँ तक लागू होता है, कैल्शियम तक, यानी हल्के तत्वों तक। और कोबाल्ट और निकिल है ना, इसकी स्थिति को नहीं बता पाया था। इसकी स्थिति को कौन नहीं बता पाया था, न्यूलैंड नहीं बता पाए थे। ठीक है, तो ये इसका फेलियर था। अब उसके बाद में आए भाई साहब मेंडलीव। कौन आए, मेंडलीव आए। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो देखो आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है मेंडलीव को। आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, मेंडलीव को कहा जाता है। सन 1872 ने दिमित्री मेंडलीव द्वारा बनाई गई थी क्या, आवर्त सारणी। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी इन्होंने पहला सफल प्रयास किया था। इसने तत्वों को परमाणु भार के आधार पर, इन्होंने भी बस वही पुरानी जो प्रथा चली आ रही थी परमाणु भार के बढ़ते क्रम में उसको ही फॉलो किया। ठीक है, इसने भी परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया। ठीक है, यह माना गया था कि तत्वों का गुण उनके परमाणु भार का आवर्ती फलन होता है। ठीक है, तो इन्होंने भी वही पुरानी तरह परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित कर दी थी। ठीक है, अब देखो इसमें मेंडलीव की आवर्त सारणी थी ना, उसमें 7 आवर्त थे और 8 वर्ग थे। ठीक है, 7 आवर्त होते हैं ऐसे क्षैतिज जो रेखाएं होती हैं ये, तो इनको बोलते हैं आवर्त। और ये जो ऊपर से नीचे जिन्हें ऊर्ध्वाधर वर्टिकल जिन्हें बोलते हैं इन्हें बोलते हैं वर्ग। ठीक है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 आवर्त थे और 8 क्या थे, वर्ग थे। ठीक है, और इसके समय लगभग 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। कितने तत्वों की, 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। इनके आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व यूरेनियम था। ध्यान रखना, मेंडलीव की आवर्त सारणी का पहला जो तत्व था वो हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व था यूरेनियम। ठीक है, एक अच्छी बात ये निकल के आई इनकी आवर्त सारणी के अंदर कि इन्होंने क्या करा, कुछ तत्व जो थे उनकी पहले ही घोषणा कर दी थी कि बाद में मतलब उनकी जगह इन्होंने क्या करा, रिक्त स्थान छोड़ दिया था। उस रिक्त स्थान पे जो तत्व आएगा उसका उन्होंने बाद में नाम दिया था। इन्होंने जैसे देखो BAS, इसको ऐसे याद रखो, BAS कैसे, बी के यानी बोरोन, बोरोन के बाद इन्होंने स्थान खाली छोड़ा जिसको बोलते हैं ईका बोरोन। ठीक है, ऐसे ही एल्यूमिनियम के बाद छोड़ा तो उसको बोल दिया ईका एल्यूमिनियम। सिलिकॉन के बाद छोड़ा SI मतलब सिलिकॉन के बाद, तो ईका सिलिकॉन नाम दे दिया उसको। ठीक है, तो नाम दे दिया ये, लेकिन उसके बाद जब खोज हुई तो वहाँ तत्व आए कौन से थे, तो ई का बोरोन की जगह आया स्कैंडियम। ठीक है, ई का एल्युमिनियम की जगह आया गैलियम और ई का सिलिकॉन की जगह आया जर्मेनियम।
एग्ज़ाम में यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछता है कि ई का बोरोन की जगह कौन आया, स्कैंडियम आया। पूछ लेगा ई का सिलिकॉन की जगह कौन आया, जर्मेनियम आया। ई का एल्युमिनियम की जगह क्या आया, गैलियम आया। ठीक है, तो ये इनको याद कर लेना, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। आगे देखो, कोबाल्ट और निकल की स्थिति को नहीं बता पाए। ठीक है, इनकी जो कमियां थी वो थी कोबाल्ट और निकल जो है उसकी स्थिति, कोबाल्ट को CO, निकल को Na, इनकी स्थिति को ये भी नहीं बता पाए। ये हाइड्रोजन की स्थिति भी नहीं बता पाए, हाइड्रोजन की स्थिति भी नहीं बता पाए मेंडलीव। ठीक है, और समस्थानिकों की स्थिति भी नहीं बता पाए। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं तो उनकी स्थिति भी मेंडलीव नहीं बता पाए। तो ये मेंडलीव के फेलियर थे। अब मेंडलीव के बाद में जो अगले वैज्ञानिक निकल के आए उनका नाम था हेनरी मोजले। क्या नाम था, हेनरी मोजले। इन्होंने सन 1913 में आवर्त सारणी दी, जिसको बोला जाता है आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या कहा जाता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसने उन्हें क्या कहा कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक, स्टार पॉइंट लगाना भाई इसको। क्यों कि बाकी जितने भी थे ना वो सारे के सारे परमाणु भार के आधार पर आ रहे थे। किसके आधार पर, परमाणु भार। लेकिन इन्होंने किसके आधार पर दी, परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक के आधार पर दी, परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था तत्वों को। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है इन्हें। आवर्त सारणी का जनक पूछे तो वो मेंडलीव को कहा जाता है, लेकिन पूछे आधुनिक आवर्त सारणी का जनक तो वो कहा जाता है हेनरी मोजले को। ठीक है, हेनरी मोजले को क्या कहा जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक। इनकी जो आवर्त सारणी थी उसमें 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं। 7 आवर्त ऐसे ये आवर्त हो गए और ऊपर से लेके नीचे ये क्या हैं, वर्ग हैं। 18 वर्ग, 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं। ठीक है, ये रही इनकी आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, जिसके अंदर ये देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 लिखे हैं। तो ये जो 7 हैं ये क्षैतिज से ऐसे 1 2 3 ये जो बन रहा है ये 7 आवर्त हो गए। और ये जो रेखा है ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे ये वर्ग कहलाते हैं, ये वर्ग। तो ये कितने हैं, ये हैं 18, 1 से लेके 18 तक। तो वर्ग हो गए 18, आवर्त हो गए 7। ठीक है, अब इसमें अलग अलग इसको वर्गों में बांट रखा है। जैसे ये जो होते हैं पहले 2 इनको एस ब्लॉक कहा गया, 13 से लेके 18 जो है इनको पी ब्लॉक कहा गया, 3 से लेके 12 तक है इनको डी ब्लॉक कहा गया, और एफ ब्लॉक को कहा गया जो इससे बाहर रखे गए हैं, आवर्त सारणी से बाहर रखे गए, इनको एस ब्लॉक कहा गया। एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में पूर्णतः तत्व यानी मेटल ही होते हैं। तत्व मतलब मेटल यानी धातु होते हैं। एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में सारे के सारे क्या पाए जाते हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इनमें सारे के सारे क्या होते हैं, धातु होते हैं, मेटल होते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक ये जो होता है पी ब्लॉक, इसके अंदर ये जो लाइन बढ़ रही है ना जिग जैग लाइन, इसमें क्या है, इसके नीचे ये तो धातु होते हैं, इसके जो ऊपर हैं वो होते हैं अधातु। ठीक है, इसके नीचे होते हैं धातु, इसके ऊपर होते हैं अधातु। और जिग जैग लाइन पे जो पाए जाते हैं वो 7 उपधातु पाए जाते हैं। ठीक है, जिग जैग लाइन पे क्या पाए जाते हैं, उपधातु। उपधातु जो धातु भी होते हैं और अधातु दोनों का ही गुण दर्शाते हैं, उन्हें बोलते हैं उपधातु। ठीक है, तो पी ब्लॉक में तीनों ही पाए जाते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, और ये 18वां वर्ग जो होता है ये वाला, ये 18वां वर्ग, इस 18वें वर्ग को नोबल गैस, अक्रिय गैस, जीरो संयोजकता ग्रुप ये बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखो एस ब्लॉक जो है ना उसके अंदर 13 तत्व पाए जाते हैं। एस ब्लॉक में कितने, 13 तत्व। पी ब्लॉक में कितने तत्व पाए जाते हैं, 37 पाए जाते हैं। डी ब्लॉक में 40 और एफ ब्लॉक में पाए जाते हैं 28। ठीक है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो पूछ सकता है कि किस ब्लॉक में कितने तत्व पाए जाते हैं। अब देखो ये आवर्त सारणी है, तो इसके अंदर ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, पहले वर्ग में जो है उसमें 7 तत्व हैं, दूसरे वर्ग में 6 तत्व हैं, 7 और 6 हो गए 13। तो
तो ये पहला वर्ग और दूसरा वर्ग दोनों मिला के क्या बना दिया, ये मतलब दोनों एस ब्लॉक में आते हैं, 13 तत्व हो गए। ठीक है, अब उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 तो ये हो गए, 1 2 3 4 10 चौका 40। ये जो 40 हैं ये आते हैं डी ब्लॉक के अंदर। ठीक है, और बाकी ये जो हैं 37 ये पाए जाते हैं किसमें, पी ब्लॉक में। और ये 28, 14 इसमें और 14 इसमें, ये एफ ब्लॉक में पाए जाते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है, ध्यान रखना, देखो ये जो लिख रहा है ना, ये बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोनियम, पोलोनियम। ठीक है, ये जो 7 तत्व हैं इनको बोलते हैं उपधातु। क्या बोलते हैं, उपधातु। ये धातु और अधातु दोनों का ही गुण दर्शाते हैं। ठीक है, याद करना, ये 7 उपधातु पूछा जाता है। कौन कौन से, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोनियम, पोलोनियम। नोट कर लेना इनको। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह भी पूछा जाता है। पूछ लेगा एंटीमनी है, उसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है। अब सोचेंगे ए से चालू होगा, नहीं, एस बी से चालू होता है एंटीमनी का प्रतीक चिन्ह। ठीक है, तो ये प्रतीक चिन्ह कुछ भी इनसे पूछा जा सकता है। और ये जो वर्ग दिख रहा है आपको, लास्ट का 18वां वर्ग, ये इस 18वें वर्ग में पाए जाते हैं अक्रिय गैसें, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, एग्ज़ाम में इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला आगे हम देखते हैं, देखो निम्नलिखित में से कौन सी एक परमाणविक गैस है। तो देखो एक परमाणविक गैस कौन सी होती हैं, जो स्थायी होती हैं, यानी जो 18वें वर्ग में पाई जाती हैं। तो 18वें वर्ग में पाई जाती हैं जेनॉन। देखो ये रहा जेनॉन, ये रहा जेनॉन। ये जो जेनॉन हैं ये 18वें वर्ग में पाया जाता है। और ये सारे के सारे जो हैं 18वें वर्ग में पाए जाते हैं, ये एक परमाणविक होते हैं। कैसे होते हैं, एक परमाणविक होते हैं 18वें वर्ग वाले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें निम्न में से कौन सा तत्व कथन जो है वो गलत है। देखो सभी अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं, सभी अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन क्या, पहला गलत हो गया। सभी अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं, बिल्कुल गलत है। सभी जो अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस नहीं होती, क्या होती हैं, गैस भी होती हैं, द्रव भी होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया गलत पहला। ठीक है, अब देखो पहला जिसमें गलत है पूछा, गलत ही पूछा है इसने। ग्रेफाइट सबसे कठोर अधातु है, ग्रेफाइट सबसे कठोर है, गलत। सबसे कठोर तो क्या है, सबसे कठोर तो प्लेटिनम है, मजबूत जिसे मतलब बोलते हैं कठोर। तो ये ग्रेफाइट तो लचीला होता है, पेंसिल जो होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, तो ये तो हो गया गलत। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, दूसरा भी, पहला और दूसरा। अगला अधातुएं ध्वनिक नहीं होती, सही बात है। ये जो अधातु होती हैं उनमें ध्वनि नहीं निकलती। अधातुएं चमकदार होती हैं, गलत बात। अधातुएं चमकदार नहीं होती, तो इसमें हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा, यानी बी आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन पूछा है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम जैसे तत्वों को खाली जगह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। देखो बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, ये उपधातु हैं। अभी बताया था ना, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है इनसे, तो ये सारे क्या हैं, उपधातु हैं, उपधातु हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आधुनिक आवर्त सारणी में किस वर्ग में हैलोजन कहा जाता है। तो ध्यान रखना, हैलोजन किसे कहा जाता है, हैलोजन कहा जाता है 17वें वर्ग को। किसको कहा जाता है, 17वें वर्ग को कहा जाता है हैलोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं, कितने तत्व हैं, 118 तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस तत्व की संयोजकता शून्य है। तो 18वें जो वर्ग में आते हैं उनकी संयोजकता है शून्य। तो 18वें वर्ग में है हीलियम, नियोन, तो हीलियम ये रहा। अगला क्वेश्चन है, दूसरे आवर्त के तत्वों को किस रूप में जाना जाता है।
तो दूसरे आवर्त, वर्ग नहीं पूछा इसने, आवर्त पूछा है, तो दूसरे आवर्त के तत्वों को बोला जाता है सेतु तत्व। याद रखना, दूसरे आवर्त के तत्व को क्या बोला जाता है? सेतु तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से तत्व आवर्त सारणी में एक ही वर्ग में शामिल हैं, एक ही वर्ग में पाए जाते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक? तो देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये जो है ना ये एक ही वर्ग में पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये हो गया, ठीक है। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक हैलोजन कौन सा है? तो देखो, विद्युत धनात्मकता ऊपर से लेके नीचे जब अपन आते हैं तो विद्युत धनात्मकता क्या होती है? बढ़ती है। ध्यान रखना, ऊपर से नीचे जब अपन वर्ग में आते हैं तो विद्युत धनात्मकता बढ़ती है, और नीचे से ऊपर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, ठीक है। ऊपर से नीचे आएंगे तो विद्युत धनात्मकता बढ़ेगी, नीचे से ऊपर जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी, ठीक है। अब देखो, ये जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसने पूछा है सबसे अधिक धनी, तो सबसे अधिक धनी कौन हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। और सबसे अधिक ऋणी पूछे तो वो हो जाएगा फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुओं की स्थिति क्या है? अब देखो, ये अपनी आवर्त सारणी थी, ठीक है, ये आवर्त सारणी थी, इसमें ये जिग जैक लाइन थी, यहाँ पे थी। तो अब देखो, ये कहाँ आवर्त सारणी में कहाँ हो गया? ये हिस्सा हो गया बायां, ये हिस्सा हो गया दायां, ये ऊपर, ये नीचे, ठीक है। तो सारणी में बाईं ओर है क्या? नहीं, सारणी में दाईं ओर, ये हो गया दाईं ओर, बिल्कुल दाईं ओर पाई जाती है, मध्य में नहीं होती, नीचे नहीं होती। तो कहाँ पाई जाती हैं? दाईं ओर पाई जाती हैं उपधातुएं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम किसके द्वारा दिया गया? मतलब आधुनिक आवर्त जो सारणी है वो किसके द्वारा दी गई? आधुनिक पूछा है, तो आधुनिक दी गई मोजले के द्वारा। आधुनिक शब्द हटा देंगे, सिर्फ आवर्त सारणी पूछेंगे तो वो मेंडलीव के द्वारा दी गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस वर्ग में केवल एक अधातु पाई जाती है? किस वर्ग में केवल एक अधातु पाई जाती है? तो वो है 14वें वर्ग में एक पाई जाती है, 15वें वर्ग में 2 अधातु पाई जाती हैं, 16वें वर्ग में 3 अधातु पाई जाती हैं, और 17वें वर्ग में 4 अधातु पाई जाती हैं। तो याद रखना, 14, 15, 16, 17, 14, 15, 16, 17, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये देखो, 15वें वर्ग में 2 पाई जाती हैं, 16वें में 3 पाई जाती हैं, 17वें में 4 पाई जाती हैं। आर्सेनिक का रासायनिक सूत्र क्या है? मतलब प्रतीक चिन्ह पूछा है, तो AS हो गया आर्सेनिक का, ये AR हो गया ऑर्गन, AS हो गया आर्सेनिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धातु की क्रियाशीलता श्रृंखला में सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील, तो देखो सबसे अधिक होता है पोटेशियम, इसको K से लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद होता है मैग्नीशियम। ये क्रम होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। ये रहा इसका क्रम, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ठीक है, आयरन, ये हो गई लेड, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, ठीक है, ये हो गया सिल्वर, और ये हो गया। तो सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील है वो पोटेशियम, और सबसे कम क्रियाशील है वो है सोना। सोना जिसे AU से लिखते हैं, और चांदी को किससे लिखते हैं? AG से लिखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, निम्न में से किस क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, ठीक है, क्षारीय मृदा, पहला वर्ग जो होता है उसको क्षारीय धातु, दूसरे वर्ग को क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। तो दूसरे वर्ग में पाया जाता है मैग्नीशियम। 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? तो 17वें वर्ग को कहा जाता है हैलोजन, ठीक है। 18वें वर्ग को कहा जाता है उत्कृष्ट गैसें, ठीक है। 16वें वर्ग को कहा जाता है चालकोजन, और 15वें वर्ग को जो है वो कहा जाता है निक्टोजन। इसको याद रखना, 15वें वर्ग को निक्टोजन, 16वें वर्ग को चालकोजन, 17वें वर्ग को हैलोजन, और 18वें वर्ग को उत्कृष्ट गैसें कहा जाता है।
उस तत्व का नाम बताइए जो जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 है। इनको जोड़ दो भाई, 2 और 8 10 और 7 17। 17 नंबर पे कौन आता है? 17 नंबर पर आता है क्लोरीन। कौन आता है? क्लोरीन आता है। ठीक है। फास्फोरस की संयोजकता, तो फास्फोरस होता है P15 पे। अब ये 15 पे क्या होता है? -3 और +5। ठीक है, 15 पे होता है ना ये, तो -3 +5 संयोजकता ये दर्शाता है। 3 और 5 कहाँ हो गई? ये रहा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में किस क्रम में व्यवस्थित किया था? मेंडलीव ने परमाणु के क्या भार के आधार पर करा था? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में किया था। अगला क्वेश्चन है, डोबेनियर ने दिखाया कि जब किसी तत्व के जो तर्क 3 तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रम में लिखा जाता है तो मध्य वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार के औसत होता है। तो बिल्कुल पहला जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है। डोबेनियर ने उस समय ज्ञात तत्वों को 8 तरीक दिए थे, 8 तरीक नहीं दिए थे। दूसरा गलत है, पहला सही है, ये वाला हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार किस तत्व के गुणधर्म एका सिलिकॉन, आ गया ना, एका सिलिकॉन किसे कहा जाता है? तो BaS। ठीक है, ये एका सिलिकॉन था। ठीक है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। नीचे था जर्मेनियम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। न्यूलैंड के अष्टक नियम में लिथियम खाली जगह के गुण के समान होता है। तो लिथियम सोडियम, ट्रिक क्या था? लिथियम सोडियम। ठीक है, ये रहा, लिथियम और सोडियम हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, जो मेंडलीव 1955 में क्या हुआ, जो मेंडलीव था ना उसके सम्मान में एक सिंथेटिक तत्व था जिसको नाम दिया गया था मेंडेलीवियम। ठीक है, उसके सम्मान में दिया गया था। तो उस तत्व का मतलब किस नंबर पे आया था? वो जो तत्व था वो 101 नंबर पर आया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था पहले? तो मेंडलीव ने किया था। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड का अष्टक नियम किस के साथ सुपरिभाषित होता है? अष्टक नियम तो ये हल्के तत्वों के लिए ही लागू होता है। ठीक है, अगर तत्वों की बोले तो कैल्शियम तक ही लागू होता है। अगला क्वेश्चन पूछे, निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है? तो 8 नंबर पर कौन आता है? हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है, कार्बन 6 नंबर पर, नाइट्रोजन 7 नंबर पर, तो ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का, अच्छा सेम ही आ गया ये तो। अगला क्वेश्चन देखो, आवर्त सारणी के प्रतिनिधि तत्वों को क्या कहा जाता है? मतलब किसे कहा जाता है प्रतिनिधि तत्व? तो प्रतिनिधि तत्व को क्या कहा जाता है? तो देखो, S ब्लॉक और जो P ब्लॉक होते हैं ना, इनको बोला जाता है प्रतिनिधि तत्व। तो ऑप्शन में P ब्लॉक इसी में दे रखा है। ठीक है। निम्नलिखित में से तत्वों को किस ब्लॉक को संक्रमण रासायनिक तत्व कहा जाता है? तो वो कहा जाता है संक्रमण तत्व। किसे कहा जाता है? D ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 18वां जो वर्ग है उसे क्या कहा जाता है? नोबल गैस कहा जाता है, उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, जीरो संयोजकता जो जीरो संयोजकता वाला ग्रुप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, खाली जगह क्षार धातुओं के साथ रखा जाने वाला एकमात्र अधातु है। ठीक है, धातुओं के साथ रखा गया अधातु कौन है? वो भी क्षारीय के साथ, हाइड्रोजन पहले नंबर पर ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम किसकी होती है? तो देखो, इलेक्ट्रॉन बंधुता नीचे जाने पर क्या होती है? घटती है, ऊपर जाने पर बढ़ती है। ठीक है, और बढ़ने पर भी क्लोरीन जो होती है ना, क्लोरीन उसकी सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ अगर ऊपर देखें तो फ्लोरीन की होनी चाहिए, लेकिन फ्लोरीन का जो कक्षक होता है ना वो छोटा होता है, इसके कारण इसकी नहीं हो पाती है। तो सबसे ज़्यादा जो होती है वो क्लोरीन की होती है। इसमें पूछा सबसे कम, तो सबसे कम जो होगी वो नीचे वाले की होगी, आर्गन की होगी। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्न में से कौन सा तत्व 30 नंबर पर आता है? तो 30 नंबर पर आता है जिंक। ठीक है, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक,
ये 30 पे हो गया, ये 29 पे हो गया, ये 28 पे हो गया, ये 27 पे हो गया और ये 26 पे हो गया लोहा फेरस। ठीक है, इनका क्रम भी पूछा जाता है। तो इस तरह से हमने ये आवर्त सारणी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उसके बारे में कॉन्सेप्ट डिस्कस करा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों।